नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 4th वन। और ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हमारे लास्ट 3 डेज़ के जो मैं पढ़ा है 3 दिनों में, इस चैप्टर बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के हमारे 3 दिन के पूरे एफर्ट को आज वाइंड अप करना है, बिकॉज हम लोग कल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़े थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिराइव करें एज पर कार्डिनल अप्रोच, याद आ रहा है? तो कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम कैसे डिराइव करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल लेवल पे बाय द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, जो किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। तो हमने कल न्यूमेरिकली समझा था ना। आज तुम्हारे लिए पता है हम इस पूरे टॉपिक को ही वाइंड अप करते हैं। देखो मैंने तुमसे डे 1 से कहा है कंज्यूमर अपने फुल सेटिस्फैक्शन पे कब पहुंचता है उसको पता लगाने का हमारे पास 2 तरीके हैं। उसके नाम क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। कार्डिनल एंड कार्डिनल अप्रोच एंड दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच। ये किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। ये वाला हिक्स एंड। अब देखो हमारा जो ये चैप्टर था जो मैंने बार बार कहा है और जो बच्चे देख रहे हैं ये 4th है, तो इसके पीछे 3rd, 2nd, 1st 100% देखना है, क्योंकि कनेक्टिविटी में चल रहा है। डायरेक्ट इस पे आने से क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। और मैंने कोशिश भी किया है उसी प्रकार पढ़ाने के इस चैप्टर को कि एकदम तुमको 0 से शुरू करें, एकदम आराम से, बिना कोई जल्दीबाजी के। जो टॉपिक हम 2 दिन में ख़त्म कर सकते थे मैंने उसे 4 दिन में एक्सटेंड किया। क्यों? कि हम लोग कोई स्पीड ना पिकअप करें, आराम से एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़े, बट ढंग से पढ़े। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने देखा था कि बाय द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, इस अप्रोच के थ्रू, इस मेथड के थ्रू अल्फ्रेड मार्शल ने बेसिकली कोशिश किया कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करके, मेजर करके डिराइव करने का। जहां हमने कल वाले क्लास में पूरा एक न्यूमेरिकल देखा था ना, और जिसको मैंने कल कहा भी था कि हम लोग आज थोड़ा सा इसे इसको दोबारा रिवाइज करके आगे बढ़ने वाले हैं। अब जब रिवाइज की बात आ रही तो क्या रिवाइज में करना रहेगा? देखो हम जब भी बात करते हैं एक कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का, तो इसमें होता है आमतौर पे होता क्या है, एक कंज्यूमर बेसिकली जितना पैसा स्पेंड करता है किसी भी गुड्स को परचेज या एक्वायर करने में, तो उसको हम कह सकते हैं प्राइस, जितना हमने पे किया है किसी भी गुड्स के ऊपर, एक तरह से स्पेंड किया या एक्सपेंड किया, जो भी कह सकते हो, एक्सपेंसेस। हमें उसी अमाउंट तक का हमें क्या चाहिए होता है? सेटिस्फैक्शन। ये जो सेटिस्फैक्शन होता है मैंने कल बताया था कि नॉर्मली किस में होता है? यूटिलिटी में होता है। यूटिलिटी जो होता है वो सेटिस्फैक्शन को, मतलब किसी भी गुड्स के अंदर जो पावर होता है जो हमको सेटिस्फाई करता है, हमने उसका नाम क्या दिया है? यूटिलिटी। उसका यूनिट क्या होता है? यूटिल्स। तो यहाँ पे रुपीस का प्राइस का यूनिट क्या होता है? रुपीस। इसका क्या होता है? बट अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था? हम अपने गुड्स को कंपेयर करेंगे, उसके प्राइस को कंपेयर करते हैं सेटिस्फैक्शन से, बट दोनों का यूनिट क्या रखते हैं हम लोग? सेम। तो मतलब ये जो सेटिस्फैक्शन है किसमें रहता है? इन टर्म्स ऑफ मनी, ITOM, इन टर्म्स ऑफ मनी। जिस पॉइंट पे हमारा प्राइस इक्वल होता है हमारे सेटिस्फैक्शन से इन टर्म्स ऑफ मनी, एट दैट पॉइंट कंज्यूमर बिहेव टू बी अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां तुमने कल के केस में देखा था कि जहां पे कंज्यूमर जितना पे कर रहा है, एग्जाम्पल X, मैंने X यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे X हमारा क्या है? गुड्स का नाम है। तो जहां पे हम जितना पे कर रहे हैं वो बराबर अगर हो जाए किसके? सेटिस्फैक्शन के। MU क्या है? सेटिस्फैक्शन का शॉर्ट फॉर्म, जो मैंने बताया था 2nd वीडियो में। तो यहाँ से मैंने पहले ही कहा 1, 2, 3 देखने के बाद यहाँ आना है, अदरवाइज डायरेक्टली हम 4 पढ़ा रहे होते हैं बिना 1, 2, 3 का बेस तैयार किए, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता हो। बट तुम लोगों ने 1, 2, 3 पढ़ा है, जो बैठे हो आप सामने और जो देख रहे हैं उनको भी कह रहे हैं हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आना है, 1, 2, 3 के बाद ही आना है 4 पे। तो हम क्या कह रहे हैं? सेटिस्फैक्शन का नाम क्या होता है? MU, और X क्या है? गुड्स का नाम। तो ये MUX जो है वो सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये होता यूटिल्स में, यूटिल्स। बट हमें क्या करना है? इसको इन टर्म्स ऑफ मनी में रखना होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जहां पे ये मैच करता है, जहां पे ये कंडीशन हमको दिखता है दैट MUX अप ऑफ
इन टर्म्स ऑफ मनी मैच करे हमारे पेमेंट्स जो हमने पे किया है, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन। जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली हमारा क्या है, कंडीशन है, बट ये कंडीशन हमारा थोड़ा सा भी अनक्लियर्ड है। इसको अब हम लोग आज क्या करने वाले, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने वाले हैं। कैसे? कल तुमने इसी चीज़ को डिराइव किया था न्यूमेरिकल तरीके से, डायग्राम बना के प्रॉपर्ली टेबल के थ्रू सॉल्व करके। आज ऐसा नहीं है, आज इसको थोड़ा बताएंगे अलग तरीके से। क्या है ये बताओ, हम इस प्राइस x इक्वल mu x इन टर्म्स ऑफ मनी को कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये देखो px इज इक्वल टू mu x इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन को मैं कन्वर्ट करना होता है रुपीज़ में, और कन्वर्ट करने के लिए मैंने कल एक बताया था फॉर्मूला क्या था, जो हम सेटिस्फैक्शन रिसीव करते हैं दैट इज mu x, है ना, जो हम सेटिस्फैक्शन रिसीव करते हैं एक्चुअली इन द यूटिल्स फॉर्म, उस सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं mu x। इसको डिवाइड कर दो किससे, mu m से। mu m क्या है, हमारा सेटिस्फैक्शन level at 1 सेटिस्फैक्शन लेवल एट 1 rupees नहीं 1 रुपी। तो px इक्वल टू mu x अपॉन mu m एक्चुअली है, जहाँ पे ये मैच किया था हमने इसको क्या कर दिया था, दैट पॉइंट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको थोड़ा रीसफल करो, तो जब रीसफल करेंगे ये mu m इधर ले आओ और px वहाँ भेज दो, तो कैसा बन जाएगा, mu m इक्वल टू mu x पहले से ही है अपॉन px बनेगा। हाँ अब पता है ये हमारा एक और बन गया क्या, और ये हमारा एक्चुअल कंडीशन है, मतलब हमारा मेन कंडीशन ये होता है फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर एक्चुअल कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंडीशन क्या है कि जिस जगह पे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल फॉर 1 रुपी मैच करे किससे, रेशियो ऑफ सेटिस्फैक्शन विथ प्राइस जितना हमने पे किया है। तो जिस जगह पे हमारा एक्चुअल सेटिस्फैक्शन जो हमने पाया है, सॉरी जो हमारा सेटिस्फैक्शन होता है अपना खुद का 1 रुपी पे, दैट इज mu m, जो मैंने कल भी कहा था कांस्टेंट होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। मेरे नज़र में 1 रुपये का अहमियत क्या है वो मेरा अलग होगा। आई कैन से माइट बी कि मेरे लिए 1 रुपीज़ का अहमियत 4 यूटिल्स है, हो सकता है जानवी कह रही मेरे लिए 1 रुपीज़ का अहमियत 10 यूटिल्स है, डिपेंड करता है, हर बच्चे के लिए अलग होता है। तो ये mu x जो हमारा होता है, सॉरी mu m, जहाँ पे वो मैच करेगा सेटिस्फैक्शन और प्राइस के रेशियो से, उसी पॉइंट पे हम बोलते हैं कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। और ये जो मैंने लिखा है, ये जो पहले तुम लिखे हो भी ना, mu m इक्वल्स टू mu x अपॉन में px, ये जो कंडीशन, ये एक्चुअल हमारा कंडीशन है, पता है किसके लिए, इन केस ऑफ 1 गुड्स, कि अगर हम एक गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उस एक गुड्स के केस में वो कंज्यूमर जो होगा वो यहाँ पे होगा इक्विलिब्रियम पे। बट अब थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं आज। ये तो एक गुड्स की बात है ना, क्या हो अगर वो कंज्यूमर एक से अधिक गुड्स कंज्यूम कर रहा हो, तो अगर हम एक से अधिक गुड्स कंज्यूम कर भी रहे होंगे तो क्या हमारा ये बदल जाएगा, mu m, बोलो देखो ये बोलना चाह रहे हम, देखो इफ कंज्यूमर कंज्यूम्स से गुड वाई, मतलब एक और गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, तो क्या ऐसे केस में हमारा जो कंडीशन था सेटिस्फैक्शन के लिए बदल जाएगा, सेम होना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब कैन बी से अगर x गुड के लिए जो कंडीशन था वो ये था कि mu m इक्वल टू mu x अपॉन px, तो फॉर y गुड्स के लिए जो कंडीशन होगा क्या होगा, mu m सेम यहाँ लिखे भाई, पता क्यों, क्योंकि हमारा mu m तो होता है कांस्टेंट, तो वो तो वही रहेगा, बस वहाँ पे आगे क्या हो जाएगा
जहाँ x वहाँ पे क्या हो जाएगा, Y एग्जैक्टली, अपॉन में। P Y सिमिलरली अगर हमने एक और गुड्स लिया होता, ले से फॉर एग्जांपल जेड गुड्स, या चलो अभी दो गुड्स की बात करें ना, तो दो पे टिक रहा हूँ। अब यहाँ पे नोटिस करना कि मैंने अगेन वो जो वहाँ लिखा था वही यहाँ लिखा है, बस मैंने एक्स यहाँ क्या कर दिया, वाई कर दिया। अब पता है इसमें खास बात क्या है, मैंने दोनों में ही जानबूझ के ये सेम रखा है। किसको, क्यों? बिकॉज मैंने कल ही ये लिखवाया था स्ट्रिक्टली एम यू एम हर केस में क्या होता है। Same अब जिसको ये लगता है कि सर याद कैसे करें, इसका पहले बहुत ही लॉजिकल रीजन दीजिए। तो सिंपल सी बात है, हम 1 रुपये से कुछ भी खरीदे अपने लिए, कुछ भी, मेरे लेवल पे मेरी नज़र में 1 रुपीज़ का अहमियत क्या है वो बदल नहीं जाएगा। हम गुड एक्स खरीदें या गुड वाई परचेज करें, बोथ केस में एम यू एम मेरे लिए क्या होगा, Same सेम होगा। तो मतलब ये जो मैंने लिखा है दोनों, बस मैंने गुड्स को बदल दिया, यहाँ था एक्स, यहाँ मैंने क्या कर दिया, अगर जेड होता तो एम यू एम इक्वल एम यू जेड अपॉन पी जेड, एक और होता तो सेम बनते जाएगा, प्लस को नेवर एंडिंग है। मैंने सिर्फ दो ही लेके चले फिलहाल। अब अगर तुमसे ये कहें इसको इक्वेट करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तुम पता है क्या आप हासिल करोगे इक्वेट करने पे, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड, तो क्या हमें मिलेगा, दोनों में LHS क्या है, सेम, तो कैन बी सेम, इक्वेट करने पे एम यू एम तो सेम रहेगा LHS में। और हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में A इक्वल टू बी है, A इक्वल टू सी है, अगर दोनों में A है LHS में, तो जो B और C लिखा है बगल बगल में वो भी क्या होता है, सेम होते हैं। तो इक्वेट करने पे कैन बी से, इधर ध्यान दो, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल होगा एम यू वाई अपॉन में पी वाई के। ये तो मैंने दो गुड्स के लिए लिखा है ना, A इक्वल टू बी, A इक्वल टू सी, विच इंडिकेट A इक्वल टू बी इक्वल टू सी मिलेगा। तो ये जो हमारा मिला डेराइव करने पे, इसको हम बोलते हैं अगेन दिस इज ऑल्सो द कंडीशन। हाँ बोल। हम लोग की इनकम कांस्टेंट है ना, हाँ वो सब कंडीशंस हैं कि इनकम तो बदलना नहीं चाहिए और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं होना चाहिए, रिसोर्स भी लिमिटेड होना चाहिए, वो सब बेसिक है, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, ये बेसिक बातें हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ते वक्त जो अजम्पशंस हैं वो तो यूनिफॉर्मली तुमने पढ़ा ही है पीछे से, तो वो मैंने कुछ अलग नहीं बताना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम जो पढ़े थे फर्स्ट डे क्लास में, वही यहाँ पे जब बदल नहीं जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, जो ये हमारा सॉल्व करने पे आया, दिस इज द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ टू गुड्स। तो दो गुड्स की बात जब करोगे तो इन दैट केस एम यू एम इक्वल एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल एम यू वाई अपॉन पी वाई। इफ अगर होते 3 गुड्स तो आगे इक्वल लगा के एम यू जेड अपॉन पी जेड कर लो, होते 4 गुड्स तो ये सोन चलता रहेगा, मतलब नेवर एंडिंग है। चाहो तो अपने लगा दो कि इफ अगर वहाँ पे मोर देन, या चलो इतना कोई नीड नहीं है बिकॉज 2 गुड्स से अधिक हमारे कोर्स में है भी नहीं, बस इतना जान दो कि वहाँ पे आगे कंटिन्यूड रहता है, नेवर एंडिंग, बट हमें 2 गुड्स तक ही पढ़ना था। अब ये जो मैंने 2 गुड्स के लिए बात किया, नॉर्मली क्या होता है ग्राफ में जब जाते हो ग्राफ पे तो हमारे होते हैं 2 एक्सेस ना, एक्स एंड वाई। तो जनरली हम लोग बेसिकली 2 गुड्स तक का केस पढ़ सकते हैं अपने ग्राफ के लिमिटेशन के हिसाब से, 2 एक्सेस तो 2 गुड्स तो पढ़ ही सकते हैं एटलीस्ट। तो इन दैट सिचुएशन 2 गुड्स का डायग्राम बनता है, इसका टेबल भी होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है, बट वो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है, तो कंफर्टेबल रहो। बस इतना जान जाओ, इसको नाम दिया गया है, इस सिचुएशन को नाम दिया गया है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है, इसमें हमने बेसिकली 2 गुड्स के मार्जिनल यूटिलिटी के सेटिस्फैक्शन को, जो उसका रेशो बनता है प्राइस से, उसको इक्वेट किया है और ये चेक किया है कि क्या दोनों ही हमारे एम यू एम के बराबर हैं कि नहीं है। एम यू एम हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। तो 2 गुड्स कंज्यूम करो या 4 गुड्स कंज्यूम करो, होता नहीं मार्केट जा रहे हो, तुमने 2 गुड्स परचेज करना चाहा, तो उन दोनों गुड्स का कितना क्वांटिटी परचेज करें ताकि हम सेटिस्फाइड होके आएँ। होता नहीं है, ये भी तो होता है भाई, हम किसी एक गुड्स को ज़्यादा खरीद लें, किसी दूसरे को कम खरीदें, या किसी एक को कम खरीदें दूसरे को ज़्यादा खरीदें। दोनों का जो बैलेंस है कि कितना परचेज करना ऑप्टिमम होगा हमारे लिए, यूनिट क्वांटिटी,
तो वो होता है इस अप्रोच के थ्रू। बट वहाँ पे सिर्फ इतना जान जाओ, किसी भी गुड्स के सेटिस्फैक्शन का जो रेशियो बनता है उसके प्राइस जो हम पे करते हैं, ये रेशियो जो होता है सेटिस्फैक्शन जितना हम पा रहे हैं उस गुड्स को कंज्यूम करके एंड प्राइस जितना हम पे कर रहे हैं, उन दोनों का जो रेशियो होता है डिवाइड करने पे, दैट मस्ट बी इक्वल टू द MUM ऑफ दैट रेस्पेक्टिव कंज्यूमर, जो कि कांस्टेंट होता है। तो अगर ये जब जब सेम आएगा, तुम एक गुड्स कंज्यूम करो, दो गुड्स करो, तीन करो, डजंट मैटर, जब जब ये सेम होता है MUM के, एट दैट मोमेंट यू कैन से कि उन दोनों गुड्स को कंज्यूम करके कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उसको उतना ही कंज्यूम करना भी चाहिए उस कंज्यूमर को। अब ये जो मैंने बताया अप्रोच, इसको तुम्हें अगर जानना हो डायग्राम के थ्रू, एग्जाम में आता नहीं है, बस हम बता रहे तुम्हारे हिंट के लिए, वो क्या है देखो, ये देखो, इसका जब डायग्राम बनाते हो इसका, इस कॉन्सेप्ट का क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी MU का, वो बनता है बोथ साइड्स। तो कैसे टेढ़ा क्या है? हाँ, एक मिनट, अब सही है? हाँ। चलो एक हद तक सही होगा ना। 0, पता है इसमें डायग्राम क्यों बनाया बोथ साइड से? क्योंकि यहाँ पे होता है y, यहाँ होता है y डैश, यहाँ होता है x, यहाँ होता है x डैश, और ये 0 0। इस साइड से तुम प्लॉट करोगे मान लो इसका MUX का, और यहाँ से MUY का, और यहाँ पे हमारा प्राइस भी रहेगा, यहाँ हमारा रहेगा इसका प्राइस y का, और नीचे क्या रहेगा, यूनिट, दोनों तरफ रहेगा। मतलब यूनिट रहेगा x की तरफ से भी, यूनिट रहेगा y की तरफ भी। हम तुम्हें इसका बस डायग्राम दिखाना चाहते हैं जानबूझ के, ताकि तुमको आइडिया रहे कि कैसे ये बिहेव कर, कैसे ये वर्क करता है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा बनता है, जिसको हम कहते हैं MUX इन टर्म्स ऑफ मनी, MUX इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज करेगा, लेकिन कुछ ऐसे बनता है जो हम लोग कल देखे भी थे, है ना। और जब उसका बनाओगे MUY इन PY का, तो उसका कुछ ऐसा बनेगा, जिसको हम कह सकते हैं सेम। टेढ़ा क्या है? ठीक, MUY इन टर्म्स ऑफ मनी। जहां पे ये मीट कर रहे हैं ना, जहां पे ये मीट किए हैं, इसी पॉइंट को हम कहते हैं एक्चुअली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट इन केस ऑफ टू गुड्स, इन केस ऑफ टू गुड्स। और जब इसको नीचे ले जाते हो तो जो भी यहाँ पे यूनिट आएगा, यूनिट जितना x का आएगा और जितना y का आएगा, जितना भी आएगा, दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स। उस कंज्यूमर को उतना ही परचेज करना चाहिए। हालांकि दोबारा कह रहा है, ये तुमको न्यूमेरिकली नहीं पढ़ना है। मेरा जो मेन आज का टॉपिक था ये था कि हम कैसे वन गुड्स के केस में जो पाते हैं कंडीशन इक्विलिब्रियम का, हाउ वी डिराइव या हाउ वी मेक अ हेल्प ऑफ इट टू डिराइव द टू गुड्स कंडीशन, जो कि ये बनता है, जिसको हम कहते हैं क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और एक आखिरी चीज़ ये ध्यान देना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते वक्त बस ये भूलना मत, सेटिस्फैक्शन लेवल जो हमारा अपना होता है 1 रुपये पे, जो बदलता नहीं है, तुम एक गुड्स कंज्यूम करो या जितना गुड्स कंज्यूम करो वो सेम होता है, यूनिफॉर्मली होता है, तो उसको मैच होना ही होता है किससे, रेशियो ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल विद द प्राइस। जो हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल होता है MUX, उसका जो रेशियो बनता है प्राइस से, उसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल तुमने सेटिस्फैक्शन पाया है 100 यूटिल्स का, तुमने प्राइस पे किया 10 रुपीज़, तो 100/10 कितना आता है, 10। वो 10 हमारा खुद का MUM भी होना चाहिए। जहाँ ये मैच कर गया तो एट दैट मोमेंट यू कैन से व्हाट, यू आर इज इन इक्विलिब्रियम। जिसके मन में चल रहा है कि आपने रेशो वाला ये कैसे लिख दिया, MUX/PX, यही चीज़ तुमको जो यहाँ पहुँचे है ना, ये मैंने अपने मन से नहीं किया है। ऊपर देखो, मैंने जो ये लॉजिक था यहाँ से पाया है, ये लॉजिक क्या लिखा हुआ है, एक नॉर्मल कंज्यूमर हमेशा ये सोचता है, तो ये जो स्टार्टिंग है तो फर्स्ट लाइन ये कितना हेल्पफुल है कि ये हेल्प कर रहा है फॉर्मूले डिराइव कराने में।
हम जितना पे करते हैं ऑलवेज वी वांट कि हमको उतने का इन रिटर्न क्या मिल जाए। तो वी कैन से जितना हमने पे किया वी वांट एज मच एज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट, उसके बराबरी तक का। ठीक, इसको बोलते हैं पीएक्स। ये होता है यूटिलिटीज में। हमने कन्वर्ट किया किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जितना हमने सेटिस्फैक्शन पाया है एम यू एक्स और जितना हमारा अपना एम यू एम होता है। इसी फॉर्मूले को मैं फिर रीसफल्ड किया है ताकि एम यू एम अलग हो जाए और पी एक्स वहाँ भेज दो। तो जो तुमने हासिल किया एम यू एम इक्वल एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, दिस इज द एक्चुअल रियल कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ये वन के लिए था, टू के लिए जब जाओगे तो होगा क्या, जहाँ एक्स लिखा वहाँ पे क्या आ जाएगा वाई। इतना ही फर्क है, बाकी बदलेगा इसमें कुछ भी नहीं हो क्या। और एक बात, जब दोनों को इक्वेट किए तुम्हारा ऐसा बना फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है वन नंबर के लिए। तुमको आउट ऑफ 1 2 3 4 कोई 3 देगा, तीसरा चौथा पूछ देगा, तो पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो, है ना। इस पूरे अप्रोच को बहुत ढंग से पढ़ लेना। और एक बात और, तुम्हारे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी आता है, थोड़े बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। बेसिक जो न्यूमेरिकल आ सकता है एक बार देखो, हम यहाँ लिख रहे हैं बोर्ड पे, फिर सॉल्व किया जाए, ठीक है। पहले बताओ, चलो बेटा देखो, यहाँ मैंने 2 से 3 सवाल लिया है तुम लोग के लिए। और ये 3 सवाल हालांकि देखो बहुत एग्जाम में आता नहीं है, बट बिकॉज कोई भरोसा नहीं टीचर्स का तुम्हारे स्कूल में, तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा देख ही लो। चैप्टर ये जो हमारा चल रहा है कार्डिनल अप्रोच, उसमें हमने जितना टॉपिक डिस्कस किया टिल नाउ, क्या क्या पढ़ा हुआ है याद करो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम यू, दूसरा क्या था, टी यू एम यू का रिलेशनशिप, तीसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कम्युनिटी, न्यूमेरिकली इसको डिराइव करना, एंड चौथा पढ़ोगे थोड़ा न्यूमेरिकल, थोड़ा सा 3 न्यूमेरिकल लिया है। और पता तीनों में खास क्या है, मैंने एक में टी यू लिखा हुआ है एंड यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट एम यू, एक में एम यू लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट। पहले इस पे काम करते हैं। टी यू से एम यू अगर निकालना है, टी यू से, और जहाँ पे इस तरह टेबल दिया होता है तो जो फॉर्मूला लगाया करो वो कौन सा लगाया करो, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, मतलब कि 2 टी यूज का सिंपली माइनस कर लिया करो। देखो ऐसा बोलना चाह रहे हम, याद रखना ऊपर 0 लिखा नहीं है, बट 0 होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर 0 मान लें तो अब यहाँ से कंपेयर करो, जब तुमने अपना कंजम्पशन बढ़ाया 0 से 1 किया तो जो टी यू है वो 0 से 20 हो गया, चेंज कितने से आया, माइनस करो। बस ये ध्यान देना, ये होता है प्रीसीडिंग, ये होता है सक्सीडिंग, मतलब कि ये प्रेजेंट वाला, ये पीछे वाला। देखो ऐसे मैच करना है, अगर तुमको ये निकालना है एम यू पहला वाला, तो कैसे निकालोगे, 20 माइनस 0 कितना होता है, कितना आएगा 20। अब यहाँ से माइनस करो, 38 माइनस 20 कितना आएगा 18 आएगा, बहुत बढ़िया। 54 माइनस 38 कितना आता है 16। यहाँ माइनस कितना आएगा बताओ, 64 माइनस 54 व्हाट कम्स 10, यहाँ पे 6। ये ध्यान देना कि माइनस करना होता है नीचे का ऊपर वाले से, ओके। यहाँ कितना है बताओ, 70 माइनस 70 कितना हो जाएगा 0, एंड यहाँ पे 65 माइनस 70 कितना आता है ये -5। हाँ ये ध्यान देना, नेगेटिव आएगा एक। तो हमारा पॉइंट टी यू से एम यू निकालने का प्रोसीजर यही होता है, भूलना नहीं, ठीक है। अब आ जाओ आसान सवाल पे एक और। इफ एम यू दिया है और टी यू निकालना, तो क्या करोगे, टेबल स्ट्रक्चर में सिंपली जो भी एम यूज है उसको सब्सिक्वेंटली ऐड कर लो। क्या कर लो, कैसे ऐड करना है, सबसे पहली बात जो पहला वाला है वो उतार लो, क्यों, क्योंकि फर्स्ट यूनिट पे टी यू एम यू क्या होते हैं, सेम। देखो सेम दिख रहा है ना, तो यहाँ पे सेम होंगे 18। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम 2 एम यूज को ऐड करते जाओ, तुम्हें सेकंड टी यू मिल जाएगा। 3 एम यू ऐड करोगे तो थर्ड टी यू मिलेगा। 4 एम यू ऐड करोगे तो फोर्थ टी यू मिलेगा। इतना लंबा कौन करने जाए, समझदारी क्या है, पहला एम यू उतारने के बाद इस फर्स्ट टी यू को ऐड करो सेकंड एम यू से, कितना ऐड करो 33। इस टी यू को ऐड करो थर्ड एम यू से, कितना आएगा 43। इसको ऐड करो इससे, कितना आ गई है 49। फिर ये तो सेम रह जाएगा और ये तो माइनस में है 45।
ये दो न्यूमेरिकल का जो तरीका था बेसिकली बहुत सिंपल मैंने लिया है, फिर इन द ब्लैंक्स वाला नहीं लिया है, अभी बेसिक वाला जानो ये काम का था। एक सवाल तो मैंने और लिखा है, क्वेश्चन 3 देखो क्या लिखा है। तुम्हें थर्ड यूनिट पे टीयू दिया 50 एंड फिफ्थ यूनिट पे दिया टीयू 90। तुम्हें थर्ड का दिया है एंड फिफ्थ का दिया है, 4 का नहीं बात कर रहा है, तो थोड़ा जंप हो गया ना। अब देखो ये जो लॉजिक था इस तरह सॉल्व करने का, ये तब लगाओ, इधर देखो ये लॉजिक तुम तब लगाना जब तुम्हारा यूनिट क्या हो, एक कॉन्टिन्यूएशन में हो, लगातार चल रहा हो। बट यहाँ देखो तीसरे का दिया है, 5वें का दिया है, जंप कर रहा है, 4 गैप कर दिया। तो ऐसे केस में अगर तुमको एमयू निकालना है, कौन सा वाला एमयू निकालना है, कंटिन्यू है। फिफ्थ यूनिट का, तो इस केस में जो फॉर्मूला यूज़ करना जब कॉन्टिन्यूएशन ना रहे तो कौन सा लगाया करो, ये वाला, चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे एमयू का, जब टी यू एमयू का पढ़े थे, रिलेशन से बात करूँ। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, देखो थर्ड से फिफ्थ आते आते ये जो हमारा टी यू है वो चेंज कितने से हुआ है बताओ, 50 से 90 कितना चेंज हुआ है, 40 से। ये 40 आया कैसे है, 90 माइनस 50 करके। हालांकि चेंज हमेशा लिखा करो इस तरह, थर्ड से 5 जा रहे हो तो जब 5 पहुंचोगे तो उस 5 को माइनस करो थर्ड वाले से, नीचे का ऊपर, मतलब नीचे आ जाओ। जो क्वांटिटी है, इधर सुनो, जो क्वांटिटी है उसका भी चेंज देखो, 5 और 3 जो भी आएगा, 5 और 3 सॉल्व करो, कितना आ गई है 40 अपॉन 2 विच कम्स, ये 20 हमारा क्या है, MU। हाँ रुक जाओ गंदा हो गया। ठीक है, देखो बात क्या है ना, न्यूमेरिकल बहुत एग्जाम में नहीं आते हैं, मैंने थोड़ा सा बताया क्यों, ताकि आइडिया रहे। एक और चीज़ आखिरी बात है, हम तुम लोग के लिए जो वो बताए थे याद करो, एक अप्रोच, कौन सा अप्रोच, देखो ये वाला, इसके बात कर रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस का, याद है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम लोग बिना न्यूमेरिकल के भी समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल के बिना भी। कैसे, वहाँ पे ये होता है जो हमने अभी ये अप्रोच पढ़ा था, कौन सा वाला, दैट प्राइस एक्स इक्वल बी एक्स इक्वल टू एम यू एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए ऑलवेज टू बी इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हाट अबाउट अगर ये मिसमैच हो जाए, डिस इक्विलिब्रियम हो जाए, तो इसकी बात कह रहे हैं हम कि अगर मान लो ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए, ये वाला पी एक्स बड़ा हो जाए एम यू एक्स से इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर पी एक्स छोटा हो जाए इन पी एक्स लिखाइए, पी एक्स छोटा हो जाए एम यू एक्स इन टर्म्स ऑफ। अब तुम लोग बताओ ये दोनों केस को कैसे एक्सप्लेन करो एग्जाम में, ये 3 नंबर में आता है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, प्राइस अगर ज़्यादा हो रहा है एम यू एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी से, दिस इंडिकेट हमारा नुकसान हो रहा है, हम जितना सेटिस्फैक्शन पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी उससे ज़्यादा हम पे कर रहे हैं ना, नुकसान हमारे लिए है। दिस कैन बी कॉल्ड एज कंज्यूमर व्हाट, डेफिसिट। कंज्यूमर, यहाँ पे कंज्यूमर फायदे में नहीं है, वहाँ पे क्या है, जितना वो पे कर रहा है उससे ज़्यादा वो क्या पा रहा है, तो वी कैन से यहाँ पे हमारा कंज्यूमर क्या है, सरप्लस में, कंज्यूमर इज इन सरप्लस। अब बिकॉज सरप्लस में है तो क्या कोई रैशनल कंज्यूमर खुद को भोगता है इन बिटवीन, जब उसको पता है कि 2 यूनिट कंज्यूम करने पे वो सरप्लस में है तो वो चाहेगा कि तीसरा भी कंज्यूम करे, वो चाहेगा चौथा भी करे, ये तब तक वो चाहेगा जब तक वो जो ज़्यादा ना है, ज़्यादा वो इक्वल ना हो जाए। तो इक्वल कैसे होगा, जब अभी ये ज़्यादा है और बिकॉज ज़्यादा है तो इसका मतलब वो जो होता है कंजम्पशन यूनिट जो होता है कंजम्पशन वो बढ़ाएगा, और जितनी बार बढ़ाएगा तो पता है जितनी बार बढ़ाएगा तो जो सा सेटिस्फैक्शन है वो घटता चला जाएगा, है ना। अभी तो फायदे में है, 2 यूनिट पे जितना पाया होगा फायदे में है, 2 से 3 किया घटेगा, 4 किया थोड़ा और घटेगा, 5 किया थोड़ा और घटेगा। पता है इसका क्यों, रीज़न क्या है इसका, इसका रीज़न ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU। इस लॉ के वजह से हमारा सेटिस्फैक्शन घटता चला जाएगा जब अपना हम गुड्स को बढ़ाते हैं कंजम्पशन, और ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक हमको दोबारा क्या ना मिल जाए,
इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब हम तभी रुकेंगे, इस प्रोसेस को तभी रोकेंगे व्हेन द कंज्यूमर अगेन कहाँ पहुंच जाएगा, वो इक्वल पॉइंट पे। अभी तो वो सरप्लस में था, वो खुद को रोक नहीं रहा है, बट कब रोकेगा, यहाँ पे। ये क्यों ऐसा ये प्रोसेस क्यों आ जा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट लॉ। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डेफिसिट में है, वो जो यूनिट कंजम्पशन अपना है यूनिट, उसे वो क्या कर देगा, डिक्रीज। और तब तक डिक्रीज रखेगा जब तक कोई दुकानदार प्राइस क्या कर दे। होता नहीं है कि जब कोई गुड्स तुमको नुकसान दे रहा है, मतलब तुम्हारा फायदा नहीं नुकसान हो रहा है, तुम जितना पे कर रहे हो उससे कम सेटिस्फैक्शन पा रहे हो, तुमने क्या किया, गुड्स खरीदना ही बंद कर दिया। ठीक, क्यों पैसा वेस्ट करना, तुमने खरीदना बंद किया तो जो बेचने वाला है वो मजबूरी में क्या करता है, फिर प्राइस कम करता है। और जहां वो प्राइस कम किया, अगेन यू विल व्हाट डू, यू विल डू व्हाट, बताओ, MUX को गुड्स बढ़ाओगे। फिर जब प्राइस कम करेगा तो तुम तुरंत उसकी प्राइस कम करते ही गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा दोगे, और जब बढ़ाओगे तो एक समय आएगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम पे। मतलब ये जो प्रक्रिया है, तुम सरप्लस में रहो या डेफिसिट में रहो, दोनों ही केस में, देखो इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा MUX था, ये हमारा प्राइस था, है ना। हम यहाँ रहें या यहाँ रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड दोनों एरो देखोगे ना, दोनों करते करते कहाँ पे आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आके मैच करेगा। ये हर बार होता है। तो इस सब सिचुएशन को ढंग से पढ़ लो। अभी तक हमने इस चैप्टर का 50% कवर किया है, 4th वीडियो आते आते, और उसमें हमने पढ़ा है टोटल 5 टॉपिक। पहला क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU, एक और था डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल ऑर्डिनल, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU, थर्ड TU MU का रिलेशनशिप, चौथा यूटिलिटी एनालिसिस, पांचवा ये पूरा कंज्यूमर क्लेम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू, एंड थॉर न्यूमेरिकल लगाएं। इसमें से 1-2 हेडिंग 100% हमारे एग्जाम में आता है, सब पे काम करो, बाकी इसका उतारो ढंग से। नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे चीज़ों को और आगे प्रोसीड करेंगे, जो कि कौन सा पार्ट रहेगा, वो भी इसी तरह है, बट उसका कनेक्शन नहीं है हमारे ऑर्डिनल कार्डिनल से। तो इतना देखो, बाकी कल जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में वहाँ बात करते हैं, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।